यात्रियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। बस में उस वक्त 41 यात्री सवार थे। सभी यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। हादसे में 17 यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। नालूपानी में जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, वहाँ पे एक बस यात्रियों की पलटी वहाँ पे आज 10 बजे सूचना मिली है। हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं, जो पुलिस और प्रशासन की टीम्स हैं, वो तत्काल जो है मौके पर पहुँची और प्राइमरी रूप पे जो घायल लोग थे उनको CSC गुंडा में भर्ती किया गया। नैनीताल के कैलाखान में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर देर रात एक कार बेकाबू होकर 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची फायर और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से एमडीडीए का बुलडोजर गरजा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए विकासनगर के सहसपुर के शेरपुर गांव में हाईवे के किनारे 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं कार्रवाई शुरू होते ही भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम विकासनगर के निर्देश पर एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर सुनील कुमार नामक शख्स द्वारा 5 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के मंगलौर के पठानपुरा इलाके में शादी समारोह में लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसके बाद एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। नैनीताल के बेताल घाट में ग्रामीण और खनन कारोबारियों में खनन को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन पर खनन कारोबारी जबरन खनन कर रहे हैं। ग्रामीण अपनी जमीन अब वापस चाहते हैं। हलसों, कोरड़ समेत कई गांव के लोगों ने कहा कि उनकी जमीन पर बाहरी लोग आकर खनन कर रहे हैं, जिसमें तहसील प्रशासन से लेकर खनन विभाग तक संरक्षण का आरोप लगा है, जिसके बाद शिकायत दी गई और सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी शिकायत की गई है। मामला सीएम दरबार में पहुंचने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। इसके बाद प्रशासन ने खनन के लिए सीमांकन शुरू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। बताया जा रहा है कि यहां पर कई नेताओं से लेकर रसूखदारों द्वारा स्टोन क्रशर से लेकर खनन तक का काम किया जा रहा है। हमारी नाबलैंड जगह जमीन है, उस ज़मीन में आज अवैध खनन चल रहा है और अवैध खनन के चलते हुए हम लोगों की मांग है कि उसमें अवैध खनन नहीं किया जाए। हाँ सर, ऐसा है ना, हमारी बूबू दादू से वो ज़मीन है और उसके बाद उसमें खनन हो रहा है, तो मतलब वो ज़मीन हमको कब तक मिलेगी? हम सब जगह गए तो हमारी फाइलें दब जारी हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि जो खनन चल रहा है उसमें ये खनन माफिया द्वारा हमको धमकाया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, हल्सो वालों की नहीं है ना, सरकार की है करके। तो इसमें हमने बहुत विरोध किया। हमारा गाँव वासियों का ये कहना है कि प्रशासन से कि हमारी जो नापलैंड है उसका सीमांकन कर दिया जाए और ताकि उसका जो मामला है वो स्पष्ट हो सके। बेताल घाट में 2 मेरे पास कंप्लेंट मुख्य रूप से आई हैं, जहां पर अस्वीकृत खनन पट्टे में किसी प्रकार की जो शर्तें हैं उनके उल्लंघन की शिकायतें आई हैं। वो पूर्व से विभाग के माध्यम से स्वीकृत खनन पट्टे प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसमें पाए गए हैं कि पूर्व से स्वीकृत हैं। जो सर्वेक्षण और सीमांकन की कार्रवाई है उसके लिए एक समिति अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में शामिल होंगे। इसके साथ ही 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की भी मीटिंग होगी, जिसमें सीएम धामी भी शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जू और रेस्क्यू सेंटर में जानवरों को बाहर से लाकर देने वाले मांस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही बाहर से किए गए रेस्क्यू के बाद किसी भी जानवर और पक्षी को जू में लाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही समय समय पर जानवरों के हेल्थ चेकअप के भी निर्देश जारी किए गए। इसमें हमने एक एसओपी इसमें जारी की है, जिसमें सभी हमारे जू हो गए, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, हमारे पार्क्स हो गए, इसमें एक तो प्रॉपर इन पर निगाह रखी जाए। अगर कहीं पर भी किसी में कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं कि ये इन्फ्लुएंजा हो सकता है, तो उसको तत्काल जो भोपाल में इसकी टेस्टिंग लैब है ICAR की, तत्काल वहाँ पर टेस्ट के लिए भेजिए और उसको अलग से रखने का काम करें। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही दिल देशभक्ति से भर उठता है, लेकिन अब इसी नाम का कुछ साइबर ठग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी लोगों की भावनाओं से खेलने और पैसे हड़पने के लिए। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर बड़ा सैन्य अभियान था और इस आतंक के खिलाफ चलाया गया एक बड़ा सैन्य अभियान। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। लेकिन अब इसी ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेकर साइबर ठग लोगों को झांसे में ले रहे हैं। ठग सोशल मीडिया पर खुद को सेना से जुड़ा बताते हुए पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के परिवार वालों की मदद के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा साइबर ठग QR कोड और अकाउंट नंबर भी शेयर कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट जो है अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, और कृपया करके कोई भी ऐसे अपील या किसी भी बैंक खाते में ऐसे आप पैसे मत डालिए, अदरवाइज आपके साथ कोई ठगी हो सकती है। तो अगर आपके पास भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कोई मैसेज या डोनेशन लिंक आया है तो सतर्क रहें, क्योंकि भारतीय सेना की ओर से इस तरह का कोई भी डोनेशन अभियान या डोनेशन की कोई मांग सोशल मीडिया या व्यक्तिगत खातों के जरिए नहीं की जाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चमोली की विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब यात्रा रविवार से शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे आप इस यात्रा मार्ग पर 6 किलोमीटर के ट्रैक पर बड़े बड़े ग्लेशियर अभी भी नजर आ रहे हैं। करीब 50 मीटर लंबे ग्लेशियर हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग पर इस बार नजर आएंगे। वहीं हेमकुंड साहिब में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं, नितिन सेमवाल लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हेमकुंड साहिब से। नितिन, बहुत ही खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी है तो वहां का नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। तस्वीरें भी दिखाइएगा और लेटेस्ट अपडेट भी दीजिए। जी निश्चित रूप से जिस तरीके से मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है और हेमकुंड साहिब की आप तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सरोवर आप देख रहे हैं, ये पूरा सरोवर अभी भी बर्फ से ढका हुआ है और पूरे पाले की परत आप देख सकते हैं। सरोवर के ऊपर पूरी बर्फ इस समय आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बीच अब 2 दिन का समय रह गया है, यानी कि 25 मई को रविवार को लगभग 9:30 बजे हेमकुंड साहिब के पवित्र कपाट खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ ही उत्तराखंड में स्थित 5वें धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 पहला चैनल है जो हेमकुंड साहिब इस समय पहुंचा है और हेमकुंड साहिब में क्या क्या तैयारियां चल रही है वो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए सामने गुरुद्वारा है और रंग बिरंगे फूलों से गुरुद्वारे को सजाया जा रहा है और आज शाम तक ये पूरा गुरुद्वारा सजाया जाएगा। इससे पहले अगर बात करें तो कल यानी कि शनिवार को गोविंद घाट से सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। लगभग
10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके ये पहला जत्था कल घांगरिया पहुंचेगा और उसके बाद 25 मई सुबह रविवार को प्रातःकाल 9:30 बजे 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके ये जत्था हेमकुंड साहिब पहुंच जाएगा और उसके बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पल पल मौसम बदल रहा है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 14,500 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सिखों का सबसे ऊंचाई वाला गुरुद्वारा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयारियां इस समय चल रही हैं। धीरे धीरे श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, हालांकि अभी संख्या कम है लेकिन बताया जा रहा है कि रविवार तक ये श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेंगे और जिस दिन कपाट खोलेंगे उस दिन यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका नितिन सेमवाल। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2,94,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके साथ ही यात्रा रूट पर प्रशासन की टीम तैनात है जो कि यात्रियों की मदद कर रही है ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 4,77,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। गुरुवार को 24,158 भक्त बाबा केदार के धाम पहुंचे। वहीं धीरे धीरे चारधाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाएगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 4,29,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में सबसे ज्यादा 2,22,000 यात्री पहुंच चुके हैं, जबकि गंगोत्री में 2,07,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारों धामों में सुविधाओं से यात्री बेहद खुश हैं, सरकार की काफी तारीफ कर रहे हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री में भी लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक है, लेकिन आज हम आपको वो अड्डा दिखाएंगे जो इस डेमोग्राफी को बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, पुलिस का सत्यापन चल रहा है किराएदारी और नौकरों का उनका। ऐसे में कोई व्यक्ति होटल में अगर आपके वहाँ हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रुक रहा है, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप तत्काल थाने पुलिस को बताएंगे, क्योंकि 1 महीना अगर कोई रह गया तो किराएदार हो गया, वो आपका होटल में थोड़ी रहा। फिर सुना आपने ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जहां मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके बनभूलपुरा में चल रहे मुसाफिर खानों में कैसे नियमों को ताक पर रखकर संदिग्ध लोगों को रखा जा रहा है, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए, वो भी बिना दस्तावेजों के। जांच के दौरान ये सब देख पुलिस भी हैरान रह गई। चेकिंग के दौरान जो लोग मिले, अब पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। बनभूलपुरा एरिया में जितने भी ऐसी जगह है जहाँ से लोग बाहर से आके रह रहे हैं, उनका डाटा हमने कलेक्ट किया है। ये कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनके संदर्भ में हमारे लेवल पर जांच चल रही है। वो लोग हमारी निगरानी में हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध उसमें उनकी एक्टिविटी पाई जाती है, उनके खिलाफ हम आवश्यक कार्रवाई भी शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हल्द्वानी के मेयर का साफ आरोप है कि मुसाफिर खाने साजिश का अड्डा है, जहां से देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। इस बात को मैं लगातार कई वर्षों से कहते आ रहा हूँ कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने का बहुत सारे एक मिशन के तौर पर ये काम हो रहा है। जहाँ तक बनभूलपुरा के मुसाफिर खानों की बात है, वहाँ पर मुझे कल पता चला कि कुछ लोग जो 1-1 महीने से उन होटलों में, मुसाफिर खानों में रुके हुए थे। निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं।
जाहिर है भारत और नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसी देवभूमि की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आए बाहरी लोगों का है और ऐसे मुसाफिर खाने इनके मददगार साबित हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर के द्वाराहाट से बीजेपी के पूर्व विधायक महेश नेगी को महिला से यौन शोषण के आरोप में क्लीन चिट मिल गई है। मामले की जांच लगातार जारी है। देहरादून में नेहरू कॉलोनी पुलिस कर रही थी और इसमें 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्व विधायक महेश नेगी को कोर्ट से पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट मिल गई है। साल 2020 में एक महिला ने पूर्व विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। महेश नेगी का कहना है कि उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। इसमें राजनीतिक दलों का भी हाथ था। ये जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग पूरा बैरी हो। तो इसका अर्थ ये है कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और मेरे ऊपर पूर्ण तरीके से मेरे को किस तरीके से राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और आज पौड़ी नगर पालिका और श्रीनगर निगम प्रशासन इन दिनों आपस में भिड़े हुए हैं। दरअसल नगर पालिका पौड़ी के क्षेत्र में बीते दिनों अचानक से निराश्रित गौवंश की तादाद में बढ़ोतरी आ गई है। पौड़ी नगर पालिका प्रशासन का आरोप है कि इसके पीछे श्रीनगर निगम प्रशासन है, जो अपने क्षेत्र से गौवंश को पकड़कर पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में छोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रीनगर निगम प्रशासन द्वारा इन गौवंशों को पौड़ी के गडोली में छोड़ा गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। नगर निगम की गाड़ी भी इसमें दिखाई दे रही है, जिसके बाद पालिका के सभासदों और स्थानीय लोगों ने एडीएम से मामले की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। अपने शहर की वाहवाही लूट के साहब हमने यहाँ से सांडों को कहीं दूर शिफ्ट कर दिया है और आप शिफ्ट करने के बजाय आप पौड़ी गडोली बाईपास रोड पे छोड़ के आ गए हैं। कठोर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है। हमारे नगर में पहले से ही बहुत उत्पात मचा रखा था बैलों ने, और फिर दूसरे नगर से भी अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे लिए व्यवस्था बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। हम जनपद में हर जगह गौशाला निर्माण की हम कार्रवाई कर रहे हैं, हर जगह व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके बावजूद यदि नगर निगम के माध्यम से यहाँ भेजा गया है तो बहुत गलत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में मेरी नगर निगम के जो हमारे वहाँ जो इंचार्ज हमारे एसडीएम साहब हैं, उनको भी मैंने अवगत करा दिया, वो जाके चेक कर लें कि उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया। रामनगर के कंबाइंड हॉस्पिटल से एक मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक ई रिक्शा में ले जाया गया शव। आपको बता दें, बीते दिन वीरूखाल में एक सड़क एक्सीडेंट में संदीप रावत घायल हो गए थे, जिनका इलाज कंबाइंड हॉस्पिटल में चल रहा था और इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। जिसके बाद मृतक का शव जब पोस्टमार्टम हाउस ले जाने की बारी आई तो एम्बुलेंस की जगह पर शव को ई रिक्शा में ले जाना पड़ा और उसमें भेजा गया। 38वें नेशनल गेम्स से उत्तराखंड को नई पहचान मिली है। अब जहां पर ये गेम्स हुए उन स्पोर्ट्स कैंपस को नया नाम दिया गया है, पर कैंपस को नाम देने के पीछे कांग्रेस को नाम मिटाने की साजिश और शैतानी दिख रही है। बीजेपी नामों को उत्तराखंड की अस्मिता से जोड़कर देख रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। 38वें नेशनल गेम्स को 3 महीने हो चुके हैं, पर करोड़ों रुपए खर्च करके जो स्टेडियम, ग्राउंड, रेसिंग ट्रैक बनाए गए हैं, उनके पूरे कैंपस का नामकरण स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किया है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर के स्पोर्ट्स कैंपस अब नए नाम से पहचाने जाएंगे। मसलन देहरादून कैंपस का नाम अब रजत जयंती स्पोर्ट्स कैंपस। और चलिए सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
ये तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने एक लोकार्पण किया और पूरे कार्यक्रम के बाद रामलला के दर्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। रामलला की पूजा अर्चना करते हुए आप देख सकते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी उनके साथ मौजूद और रामलला के दर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब भी अयोध्या आना होता है उनका किसी भी कार्यक्रम को लेकर तो रामलला के दर्शन ज़रूर करते हैं और वो इस तस्वीर के जरिए भी आप देख सकते हैं। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं आज। इसी कड़ी में रामलला के दर्शन पूजन के दौरान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब उत्तराखंड देश का तीसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर वेद उपनिषदों की पढ़ाई होने जा रही है। सीएम धामी के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने दून यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज कोर्स शुरू करने की परमिशन दे दी है, जिसके बाद 20 सीट पर एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देखिए, चार वेद, 18 पुराण और 13 मुख्य उपनिषदों समेत दूसरे उपनिषदों की पढ़ाई अब बाकायदा दून यूनिवर्सिटी में शुरू होने जा रही है। बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब दून यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज की पढ़ाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राज्य की दून यूनिवर्सिटी में हिंदू कोर्स के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। सरकार का पूरा फोकस है कि कॉलेज में भारतीय दर्शन शास्त्र, हिंदू परंपरा की पढ़ाई कराई जाए। इसीलिए इसी सेशन में इस कोर्स को शुरू कराया जाने वाला है। जो हमारे हिंदू संस्कृति में जो जो चीजें हुई है, जो जो हमारे हमने अचीव किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हजारों वर्षों के इतिहास में, तो उसकी पूरी स्टडीज के लिए हमने दून यूनिवर्सिटी को चुना है और इसमें उनको स्वीकृति दे दी गई है। उनका जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स जो चाहिए, उसकी भी स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने सिलेबस क्यूरिकुलम पूरा तैयार कर लिया है और इस सेशन से, आने वाले जो सेशन है, उससे हमारा ये शुरू हो जाएगा। दून यूनिवर्सिटी ने कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को लेकर एक कमेटी गठित कर दी है, जिसमें बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई। मास्टर प्रोग्राम के तहत इसे 20 सीट पर शुरू किया जा रहा है। इसी तरीके से आप एमए हिंदू स्टडीज करेंगे, नेट करेंगे और फिर पीएचडी करेंगे, तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा का कंपोनेंट है अलग से वो, और जो स्पेसिफाइड हिंदू स्टडीज का सिलेबस है जिसमें उपनिषद हैं, वेद हैं, सारे जितने भी आपके वैदिक परंपरा से रिलेटेड कोर्सेज हैं और भारतीय दर्शन है, भारतीय मनोविज्ञान है, भारतीय अर्थशास्त्र है, ये सारे कंपोनेंट इस एमए हिंदू स्टडीज के पार्ट होंगे। वेद भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य आदि सभी के मूल स्रोत हैं। आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के अवसर पर वेद मंत्रों का गायन होता है, जबकि पुराण हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक के इतिहास, देवी देवताओं की कथाएं, राजाओं की वंशवलियां और अन्य पौराणिक कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं उपनिषद हिंदू धर्म के आध्यात्मिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे वेद के अंतिम भाग हैं और आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित है। यानी अब हिंदू धर्म के संपूर्ण ज्ञान को परत दर परत यूनिवर्सिटी के स्तर पर पढ़ाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज के 16 साल के छात्र एनसीसी कैडेट सचिन कुमार ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और इसी के साथ उत्तराखंड में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाले छात्र सचिन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सचिन कुमार ने 18 मई की सुबह 4:06 पर एवरेस्ट को फतेह किया है। तो छात्र सचिन कुमार ने एवरेस्ट फतेह किया। 18 मई की सुबह एवरेस्ट पर पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अभी जोशीमठ में हमारे गढ़वाल हिमालय की जो पीक है माउंट अभिगामिन, जो 7,355 मीटर की है, पहले वो फतेह की इसने। उसके बाद इसमें जो है एनआईएम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में भी इसमें जो है 1 मंथ इसने ट्रेनिंग ली। उसके बाद जो है इसने दिसंबर से जनवरी तक ये आपके सियाचिन, जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, तो वहाँ पर इसने प्रशिक्षण लिया, तो वहाँ पर इसने आरोहण किया। उसके पश्चात
यहाँ से जो है अप्रैल में गए हैं, ये उत्तरकाशी से अप्रैल में गए दिल्ली, और दिल्ली से जो हमारे DG NCC हैं उन्होंने जो है टीम को काठमांडू के लिए रवाना किया।